एक कॉलेज में एक कह सकते हैं कि जहां पर शिक्षा अर्जित करने जाते हैं वहां पर अगर इस तरह से कोई ड्रेस कोड लागू किया जाता है या फिर सभी के लिए एक समान, तो क्या इसमें कहीं कोई गलत है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर हम किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों की बात करते हैं तो पहले ही कानून ऐसा है कि इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना खुद का ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं और ये सभी इंस्टीट्यूशंस पे लागू होता है। हिमांशु, मैं आपको अभी लगभग 1 महीने पहले की खबर बताती हूँ कि अभी खबर आई थी कि दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री, जो महिलाएं वहाँ पर रील्स या फोटोज़ वगैरह क्लिक करती थी, उनकी एंट्री पे बैन किया गया था और उसके ऊपर काफ़ी टीवी पे डिबेट्स भी हुई थी। तो वहाँ पर उस पक्ष का ये कहना था कि ये हमारा इंस्टीट्यूशन का अधिकार है, हम कहाँ से और किस तरह के रूल्स और नियम लागू करते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन इस तरह के जब भी केसेस आते हैं, आप चाहे कर्नाटका से लेके आप बहुत सारे समय से, जब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वो हिजाब का मामला उठाया गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इस तरह की खबरें आती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक टूल के रूप में देखा गया है। ये महिलाएं, ये बहनें जो इस्लाम के नाम पर महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है, कभी भी मैंने उनको उसके खिलाफ उतरते हुए नहीं देखा कि हमारे साथ इतने सालों से अनदेखी हो रही है, हमारे अधिकारों की अनदेखी हो रही है। वहां पर ये महिलाएं कभी उतर के नहीं आती। 96 लड़कियों में से सिर्फ 6 लड़कियों को एतराज है कि हमें हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करने देने दिया जाए। सबसे पहली बात तो बुर्का भारत का कल्चर नहीं है। बुर्का, अबाया, हिजाब ये सब अरेबियन सभ्यता का हिस्सा है। हमारा कल्चर जरूर चुन्नी और एक आंचल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कहें घूंघट है, तो घूंघट भी हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स आए उनके बाद इस तरह की प्रथा हमारे देश में आई। तो कुप्रथा, चाहे बुर्का हो या फिर आंचल, क्या बोलते हैं, घूंघट हो, इस तरह की किसी भी कुप्रथा को हम जस्टिफाइड नहीं ठहरा सकते। और खास तौर से जो इस्लामिक इस तरह की इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान, वहां पर आप अपना कल्चर हो या धर्म हो उसको घर पर रख के आए। जो एक यूनिफॉर्म है उसको फॉलो करना हर एक पे लागू होता है। ठीक है, सही है। जवाद बात कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाद भाई बताइए, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक आस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट सही है या नहीं? नहीं, पहले तो अंबर की बात से मैं थोड़ी सी नाइत्तेफाकी जाहिर करता हूं। बच्चों की तालीम जरूरी है और महिलाओं की तालीम जरूरी है। आप जो है हिजाब में, बुर्के में बच्चों की तालीम से, आज हिजाब पहन करके जो है लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर पोस्ट पर बैठी हुई हैं, तमाम एजुकेशन हासिल करके जो है वो पूरे विश्व के अंदर जो है अपनी बात रख रही हैं और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तालीम से दूर रखना चाहिए, तो मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। जवाब, आप सीधे मेरे शब्दों को आपने तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाए। आप ये बताएं, मदरसे में जो बच्चों के फीमेल मदरसे होते हैं, वहां पर लड़कियों को जबरदस्ती बुर्का उड़ाया जाता है, यहाँ तक कि दस्ताने भी पहनाए जाते हैं और उनकी आंखें जो खुली होती हैं उस पर भी जाली चढ़ाई जाती है। क्या वहां पर भी जो दूसरी लड़कियां जो बुर्का नहीं पहनना चाहती उनको एंट्री मिलती है, उनको इजाजत मिलती है? तो जो इस तरह के आप ये यहाँ पे कुतर्क कर रहे हैं ना, तो इसको आप अपने पास रखिए। आप फैक्ट्स पे और एक सही बहस कीजिए। ठीक है। कर्नाटक का जो हिजाब का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय आपस में बटी हुई थी। जस्टिस गुप्ता जी की और जस्टिस धूलिया जी की, दोनों की राय बटी हुई थी। एक ने खारिज कर दिया था, एक ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला क्या था? और अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये माना कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा है? नहीं माना ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है उसको भी आप अपनी राजनीति के लिए महिलाओं पर, भारतीय जो एक संस्कृति है उस पर थोपना चाहते हैं? ये जबरन आप जो यहाँ पर एक कुप्रथा को लागू करना चाहते हैं। आप महिला अधिकार की बात कीजिए, महिला शिक्षा की बात कीजिए। आप महिलाओं के ऊपर जो मन चाहिए, आपकी जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह से आप शिक्षा दिलाना चाहते हैं उसका आप समर्थन करते हैं। वो महिलाएं जो हिजाब बुर्का नहीं पहनना चाहते हैं उनको आप अलग अलग नामों से नवाजते हैं। पूरी बात तो होने एक मिनट हाँ, एक मिनट सैयद भाई, एक बात बहुत क्लियर, यहाँ पैनल में जो भी लोग मौजूद हैं और जो लोग नहीं मौजूद हैं उनमें से कोई नहीं चाहता होगा कि कहीं पर भी किसी की शिक्षा पर पाबंदी लगाई जाए। हर कोई चाहता है कि बेटियों की शिक्षा और अच्छी हो। अब आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे मेहमानों के पास जाता हूं तुरंत। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जो फैसले को था उसको निरस्त कर दिया। आप देख लीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमसे ज्यादा और आपसे ज्यादा काबिल लोग हैं। और आज मैं अब इसका दूसरा पहलू भी बताता हूँ हिमांशु भाई। महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं चुनाव
और इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति करके कौन लोग जो है अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं, उस पर जगजाहिर है लोग। अच्छा, और अभी डिसीजन आया है इसका, सुनिए हाँ। वो पता है, वो हाँ। सबको कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, नैरेटिव बनाया, भारतीय जनता पार्टी बाहर हो गई। अब आप महाराष्ट्र के अंदर से बाहर होना चाह रहे हैं, 240 पे तो टिके हैं आप, और मुझे आने वाले वक्त में लगता अब इसको है पॉलिटिकली कौन जोड़ रहा है, तो ये बात तो हाँ। हिमांशु भाई पॉलिटिकल मुद्दा है ये। चलिए ठीक है, शालिनी जी कुछ कह रही है। शालिनी जी महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जी। मैं पहले भी जब हिजाब का मुद्दा उठा था उस टाइम पर भी मैं चुनावी माहौल के दौरान पे ये बार बार कह रही थी कि ये मुद्दा ही नहीं है, हिजाब का मुद्दा बनाया जा रहा है। आप इकरा या तालीम को मुद्दा बनाइए। अगर बच्चे सड़कों पे उतरते हैं तालीम के लिए, कि तालीम के लिए उन्हें कोई चीज ऐसी चाहिए जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार सोचे, तो वो समझ में आता है। इस बात को मान लीजिए और समझ लीजिए कि एक स्कूल कॉलेज ऐसी जगह है जहां पे बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, वहां पे कोई भी इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत सेफ और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट होता है। हाँ। आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और आप उस स्कूल और कॉलेज इस वजह से आप चूज करते हैं कि आपको लगता है कि हमारे बच्चे उन 4 दीवारों में सुरक्षित है। बिल्कुल। तो यदि हिजाब या बुर्का का आप कोई मुद्दा बना रहे हैं तो ये बात मान लीजिए कि ठीक है, वो आप अपने धर्म का पालन करना चाह रहे हैं। इस देश का संविधान क्या कहता है और उस संविधान के हिसाब से मेरे को बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा। जब आप वो संविधान की भी बात कर रही है सैयद जवाद, आप सुन लीजिए एक बार। संविधान के हिसाब से आप संविधान के हिसाब से चलिए, आपको वो हक दिया गया है कि आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपने धर्म को एक्सरसाइज करें, पर ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। ये एक भारत एक ऐसा देश है जो कि विश्व में जाना जाता है। अब मुझे बस यही बात यहाँ पर अपने दर्शकों तक रखनी है कि एक तरफ सुनिए ना, मैं ये चाहता हूँ जरा ये सब लोग देखें, सब लोग सुने। एक तरफ अंबर जैदी जी हैं, एक तरफ शालिनी अली हैं जो कि महिला प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं, और जब ये कहते हैं यहाँ पर डंके की चोट पर कहते हैं कि तालीम की बात यहां पर होनी चाहिए, यहां पर शिक्षा की बात होनी चाहिए, ये बाकी की चीजें गैर जरूरी हैं, तो इसका असर होना चाहिए। इस पर इसको एक अलग तरीके से पोलराइज नहीं करना चाहिए। अब वक्त साहब का समय दीजिए। अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए प्लीज। हाँ, शुरुआत। हाँ, सभी मेहमानों को मेरे को सारे मेजॉरिटी जी, आप उन सारे मुस्लिम छात्रों से बात करिए और मेजॉरिटी में बात करिए, क्या उनको बुर्का और हिजाब से कोई फर्क पड़ता है, या वो तालीम के राह पे चल के IAS, IPS, NCC कैडेट्स के राह पे चलना चाह रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये बात कहकर इसको खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब इलेक्शन होने वाले हैं। आपको तो ऐसी बातें कहनी भी नहीं चाहिए, आपको बच्चों की बातें सुननी चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि यदि आप अपने आप को इतने सालों में उन 4 दीवारों में अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा पाए तो क्या दिक्कतें परेशानियां हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी जाए। हम छोटे बच्चों के तौर पे देखते आए हैं, गांव में, शहरों में, जहां पे हिजाब और बुर्का पहना जाता था, जहां स्कूल की दीवार के अंदर आते ही, गेट के अंदर आते ही हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, महिलाओं को देखा है जो बुर्का उतार के अपने स्कूल बैग में डाल के सामान्य छात्रों के बीच में बैठ के उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी है, जिन्होंने पद्मश्री भी हासिल करा है। अच्छा ठीक है, बाकी मेहमान फिरोज बख्तर साहब, एक मिनट, रुकिए थोड़ा, मेरे को ये बताइए, आप तो